Welcome to MediJEE classes. This is fifth lecture of chapter 2, नाम जिसका है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। क्लास 12 का इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक में आता है ये, ठीक है। इस चैप्टर में मतलब इस लेक्चर में जनरली हम एक्सप्लेन करेंगे इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स से स्टार्ट करेंगे। इसमें बहुत सारे टाइप के डिफरेंट फॉर्मूलेज भी आएंगे, शॉर्टकट फॉर्मूलेज भी आएंगे। तो हम देखते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट क्या होता है एंड डाइलेक्ट्रिक को अलग अलग पोजीशन में रखने से उसका कैपेसिटेंस कैसे वैरी करता है। सो बेसिकली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में तीन डिफरेंट केसेस पॉसिबल है। कौन कौन सा? एक, व्हेन एयर मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, जब मीडियम बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। यानी इस टाइप से प्लस क्यू माइनस क्यू, सेपरेशन इज डी एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। इन दिस कंडीशन द कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। दिस इज एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। नाउ दूसरा है डाइलेक्ट्रिक प्लेस करना है बट पार्शियली, दैट इज पार्शियली फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक। सो पार्शियली filled with डाइलेक्ट्रिक, यानी दो प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसको कंप्लीटली फिलअप नहीं करना है। चाहे किसी भी एक प्लेट के नियर, चाहे बीच में कहीं पे भी डाइलेक्ट्रिक आपको रखना है बट नॉट कंप्लीटली फिल्ड। कहने का मतलब हुआ कि मान लीजिए इसका सेपरेशन आपका डी है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, और मैंने डाइलेक्ट्रिक कहीं भी मान लीजिए कि यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है and thickness is T. So if a dielectric is partially filled between the plates of capacitor, in that condition the capacitance becomes epsilon naught A upon D, total separation minus thickness of, जहाँ T क्या है? thickness of dielectric, D क्या है? प्लेट्स के बीच का सेपरेशन। तो D माइनस T ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाय K। अगर डाइलेक्ट्रिक पार्शियली फिल्ड है, इन दैट कंडीशन हम यूज करते हैं एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T, थिकनेस 1 माइनस 1 बाय K, वेयर K इज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, एंड अगर ये कंप्लीटली फिल्ड होगा तो क्या होगा? दैट इज completely filled with dielectric. If it is completely filled with dielectric, तो उस केस में होगा क्या कि जो दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन है वही डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस हो जाएगा। दैट इज ये D है एंड इट कंप्लीटली फिल्स द स्पेस बिटवीन दी डाइलेक्ट्रिक, मान लीजिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, और इस केस में अगर मैं इसका थिकनेस T भी मानूं तो थिकनेस जो है वो इसके सेपरेशन के इक्वल हो जाएगा। इफ T इज द थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, इन दैट कंडीशन व्हाट विल हैपन? जो थिकनेस है वो दोनों प्लेट के बीच के सेपरेशन के बराबर हो जाएगा। तो आप इस फॉर्मूला में भी रख सकते हैं। देखिए जहाँ T है वहां क्या रख देना है? D। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यानी आप इसमें इसी वैल्यू देख, आपने ऑलरेडी कंप्लीटली फिल्ड वाला कंडीशन एनसीईआरटी बुक में पढ़ रखा है। वो के टाइम मल्टीप्लाई होता है, वो आता कैसे वो दिखाता हूँ। यहाँ से मैं क्या किया, टी के बदले में यहाँ जो टी है उसके बदले में डी रख देता हूँ। तो देखिए कितना हो जाएगा, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी के बदले डी रख के मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका D प्लस D बाय K। तो D से D कैंसिल हो गया, K चला जाएगा ऊपर, तो
तो C इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन, ठीक है। और यही डाइलेक्ट्रिक आपने पढ़ा है कि व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर तो न्यू कैपेसिटर बिकम K टाइम्स ऑफ C नॉट, वो यही से आया, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D क्या है, कैपेसिटेंस जब एयर फील्ड हो, तो जब मीडियम डाला तो कितना हो गया, K टाइम्स हो गया, ठीक है। तो बेसिकली इसका जो फॉर्मूला है वो आपका यहाँ से आता है, फॉर्मूला याद आपको ये रखना है, K टाइम, अगर कंप्लीटली फील्ड हो तो K टाइम जो एनसीईआरटी में प्रॉब्लम है, एंड पार्शियली फील्ड हो तो आपका D माइनस T 1 -1/K, ओके। अब इसमें भी अलग टाइप के अरेंजमेंट है कि आप डाइलेक्ट्रिक को रख कैसे रहे हो, ठीक है, पैरेलली रख रहे हो या हॉरिजॉन्टली रख रहे हो, ऑन द बेसिस ऑफ आपके अरेंजमेंट अलग अलग टाइप्स के हैं। देखते हैं कि अलग अलग अरेंजमेंट में अलग अलग फॉर्मूलेस कॉन्सेप्ट डिराइव होकर आता है, ठीक है। तो देखिए इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी हमने बहुत स्टडी कर रखा है, ठीक है। अपने को इसके रिगार्डिंग और इसके रिगार्डिंग स्टडी करना है, तो पहले मैं स्टार्ट करूंगा व्हेन इट इज पार्शियली फील्ड, ओके। सो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में तीन कंडीशन, जब स्पेस हो, जब डाइलेक्ट्रिक हो। अब डाइलेक्ट्रिक में भी अलग अलग केसेज आते हैं, मैं उसको डिस्कस करता हूं। सो व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज पार्शियली फील्ड, ओके, दैट इज व्हेन डाइलेक्ट्रिक partially filled between the plates of capacitor। partially filled करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो पहला केस आपने देखा कि मैं पहला केस लेता जो पैरेलली रखता हूं, जैसे मान लीजिए कि ये है, ओके। नाउ इसमें मैंने हाफ पोर्शन में क्या किया, एक हाफ पोर्शन में एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया K और हाफ पोर्शन खा, यानी इसका D/2 थिकनेस है और इसका जो खाली जगह है वो भी आपका D/2 है। कहने का मतलब कि जो पूरा सेपरेशन है कैपेसिटर के बीच में, उसमें हाफ पार्ट में मैंने डाइलेक्ट्रिक रखा एंड हाफ पार्ट में ये रखा। तो आप ध्यान से देखिएगा कि अगर ये पॉजिटिव है तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ये निगेटिव है तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, निगेटिव, ठीक है। यानी कहने का मतलब है ये देखने में आपको एक कैपेसिटर लग रहा है, लेकिन अभी दो कैपेसिटर की तरह काम करेगा, एक डाइलेक्ट्रिक वाला, ठीक है, यानी अब बात करो तो एक डाइलेक्ट्रिक वाला और ये ऑलरेडी पॉजिटिव निगेटिव है, तो एक्चुअली में इसमें दो कैपेसिटर है, ठीक है। एक कैपेसिटर ये बन रहा है और दूसरा कैपेसिटर जो ओरिजिनल था वो। तो या ये बोल सकते हैं कि अगर पॉजिटिव है तो ये पोर्शन जो हो जाएगा इसके सरफेस पे वो हो जाएगा आपका निगेटिव, तो इनसाइड वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तब देखो एक कैपेसिटर ये बन गया और एक कैपेसिटर आपका ये बन गया। तो ये दोनों कैपेसिटर किस में कनेक्टेड है, सीरीज में। क्यों, सीरीज का कंडीशन क्या होता है, एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से कनेक्टेड हो। तो बेसिकली मान लीजिए कि एक कैपेसिटेंस ये निकल गया, एक दूसरा कैपेसिटेंस ये निकल गया, ये दोनों किस में है, सीरीज में। तो सीरीज में कैसे वो करेंगे, वैसे तो इसका शॉर्टकट फॉर्मूला है, रेसिप्रोकल करते हैं। तो आपका शॉर्टकट फॉर्मूला ध्यान रखने का कि इसमें जो न्यू कैपेसिटेंस आएगा, न्यू कैपेसिटेंस इज गिवन बाय 2K अपॉन K+1 एंड ओरिजिनल कैपेसिटेंस। ओरिजिनल कैपेसिटेंस का मतलब हुआ कि 2K अपॉन K+1 ऑफ एप्सिलॉन नॉट A/D। जब हाफ पोर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक इज फील्ड, ठीक है, जब ऐसे रखा है। फिर दूसरा कंडीशन है कि डाइलेक्ट्रिक को हमने हाफ ही फील किया है, इसको बोलते हैं सेपरेशन ऑफ डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस को सेपरेट किया। और ये एक प्लेट है तो अब मैं क्या करता हूं कि एरिया को सेपरेट करता हूं। कि मान लीजिए कि ये वाला पोर्शन में आपने डाइलेक्ट्रिक रख दिया, ठीक है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट A है और इसका एरिया जो है दैट इज A/2, पूरा प्लेट का एरिया A है
और ये वाला पोर्शन जो है वो खाली है, और इसका एरिया आपका a/2 और डिस्टेंस तो क्या है d है। यानी जो डायलेक्ट्रिक मैं ऐसे रख रहा था उसको ऐसे फिल कर दिया, अब ऐसे सेपरेशन है। तो याद रखने का कि जब प्लेट्स के पैरेलल डायलेक्ट्रिक प्लेस करते हैं तो इन दैट कंडीशन ये दोनों जो कैपेसिटर है वो सीरीज में कनेक्ट होता है। एंड जब डायलेक्ट्रिक को ऐसे प्लेस करो कि एरिया डिवाइड हो जाए, एरिया डिवीजन हो जाए, इसका मतलब है कि वो पैरेलल में कनेक्टेड है। इसका मतलब है कि एक कैपेसिटर ये बनेगा और दूसरा कैपेसिटर ये बनेगा। मान लीजिए यहाँ पे ये C1 और यहाँ पे आपका C2, ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड होंगे। अगर एरिया डिवाइड हो रहा है तो वो पैरेलल में, अगर लेंथ डिवाइड हो रहा है तो वो सीरीज में। क्योंकि कई बार पता ही नहीं लगता कि कनेक्टेड किस में है जब मिक्स कॉम्बिनेशन आता है तो। ओके, नाउ इस केस में ये दोनों किस में हो गया, पैरेलल में। पैरेलल में डायरेक्टली ऐड हो जाता है, इसमें क्या एयर, तो नेट कैपेसिटेंस होगा दैट इज इक्वल टू K + 1/2 इंटू एप्सिलॉन नॉट A/D। अब बोले वो कैसे आएगा, तो पैरेलल कनेक्शन, ये ध्यान रखने का आपको। ये आया कैसे मैं ये बता देता हूँ। इसका डायलेक्ट्रिक, इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, K एप्सिलॉन नॉट A/2 इंटू अपॉन D, यानी C1 का वैल्यू हो जाएगा K एप्सिलॉन नॉट A/2D। ओके, फिर इसका निकालेंगे, इसमें एयर है तो बात करते हैं C2 का, तो C2 हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A/2 अपॉन D। सेपरेशन सेम है लेकिन एरिया क्या है, तो C2 इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। दिस टू आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना होता है, C1 प्लस C2। सो K एप्सिलॉन नॉट A/2D प्लस एप्सिलॉन नॉट A/D। जब आप इसमें से D कॉमन ले लोगे, ठीक है, मतलब 2D है ना इसमें, तो इसमें कॉमन क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D कॉमन, सो K + 1। ठीक है, तो एक्चुअली बेसिकली क्या है, ये पैरेलल में है तो अगर बहुत सारा दे दिया, अभी मैं 2-3 सॉल्व करने दे दिया तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये क्या करने का आपको कि सिर्फ जो आपका पार्ट है उसको पैरेलल में कनेक्ट कर दीजिए। सेम काम, इसको मैं सीरीज में निकालता सॉल्व करता तो ये वाला स्टैंडर्ड कंडीशन आता। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। अब इसी में मान लीजिए कि ये तो मैंने दो किया, अगर ऐसा होता कि कैपेसिटर है, इसको ये अलग मीडियम रखा, मान लीजिए इसका K1, ये अलग मीडियम है मान लीजिए इसका K2, और ये अलग मीडियम है इसका K3, एंड एरिया इक्वली डिवाइडेड है A/3 A/3 A/3। ठीक है, तो एरिया को डिवाइड कर रहा है ये डायलेक्ट्रिक है ना 3 पार्ट में, तो इसका कैपेसिटेंस, इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, या आप डायरेक्टली अगर शॉर्टकट निकालना चाहो तो क्या करने का, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, A/3 को बाहर कर लेने का, मतलब अगर A/4 होता तो A/4 बाहर निकल जाता। सॉल्व करना आसान है, इसका निकालो, इसका निकालो, इसका निकालो और ऐड कर दो, तो बस क्या जाएगा K1 + K2 + K3। ठीक है, अगर बहुत सारा डायलेक्ट्रिक हो तो पैरेलल में हो तो डायरेक्टली उसको क्या कर देने का, ऐड कर देने का। तो पार्शियली फील्ड हो और प्लेट्स के पैरेलल रखा हुआ हो तो ये वाला कंडीशन, परपेंडिकुलर रखा हो तो पैरेलल कॉम्बिनेशन। मैं इसमें 1-2 चीज और बता देता हूँ ताकि आपको ये टॉपिक ही क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। किसी भी ईयर का क्वेश्चन देख लो, मोस्टली जो क्वेश्चन पूछते हैं वो आपके कैपेसिटर पे बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, सीरीज एंड पैरेलल वाले भी बहुत सारे पूछते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक वो है कैपेसिटर है, ठीक है, इसको कि मान लीजिए कि इसको आपने, ये एक कैपेसिटर है, सॉरी डाइलेक्ट्रिक, इसका थिकनेस है T1, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, फिर दूसरा रख दिया इसका K2, थिकनेस T2, फिर थर्ड वन K3, और मान लें कि फोर्थ वन जो है आपका K4 है, T3 T4, एंड टोटल सेपरेशन आपका है D। ठीक है, अगर मल्टीपल सेपरेशन है और कंप्लीटली फिल्ड है तो करने का क्या, सीधे कि नेट एप्सिलॉन नॉट A एरिया से सेम है अपॉन, ठीक है, इसमें जो वैल्यू आएगा दैट इज इक्वल टू
मान लीजिए T1 है ना, तो ये T1 बाय K1 प्लस T2 बाय K2 प्लस T3 बाय K3 प्लस T4 बाय K4। ठीक है, कंप्लीटली फील्ड है तो। और अगर यही चीज पार्शियली फील्ड में आए, जैसे मान लीजिए कि आपने दो डाइलेक्ट्रिक रख दिया, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 थिकनेस T1 और इसका K2 थिकनेस T2, तो इस केस में जो कैपेसिटेंस यूज होगा, न्यू कैपेसिटेंस, तो ये आ जाएगा आपका D माइनस T1 प्लस T2, ठीक है, प्लस T1 बाय K1 प्लस T2 बाय K2। यही नहीं, अगर n हो, अगर इसमें दो प्लेट्स के बीच में n कैपेसिटर हो और पार्शियली फील्ड हो, तो मान लीजिए T1 है, T2 है, T3 है, ऐसे ऐसे करके मान लीजिए कि मतलब थिकनेस है ये T1 T2, K1 K2 K3 Kn। अगर n डायरेक्टली रखा हुआ है तो C का वैल्यू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन टोटल सेपरेशन कितना रहेगा D माइनस टोटल का थिकनेस का सम, यानी T2 प्लस T2 प्लस T3 जो भी रहे, प्लस T1 बाय K1 प्लस T2 बाय K2 प्लस T3 बाय K3। इस टाइप से सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, तो देखा कि कंप्लीटली पूरा का अलग अलग डाइलेक्ट्रिक हो और कंप्लीटली फिल करे, तो ये वाला कंडीशन। अगर दो डाइलेक्ट्रिक है, पार्शियली फिल कर रहा है लेकिन एक से ज्यादा डाइलेक्ट्रिक है, तो ये वाला। और अगर पार्शियली हो, पार्शियली फील्ड हो या कंप्लीटली फील्ड हो, अगर आप ये वाला कंडीशन लगाओ n कैट का, तो ये वाला केस आ जाएगा। ठीक है, फिर सिमिलरली कंप्लीटली में भी रखने का अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं। अब देखिए कैसे, अगर परपेंडिकुलर रखेंगे तो क्या आएगा, यानी अगर मान लीजिए कि ये प्लेट्स है, ओके, इसमें आपने इधर रखा K1, इधर K2 K3 K4, तो अब इसे अगर इक्वली डिवाइडेड है तो चार पार्ट में होगा, तो ये आपका A/4 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 A/4, तब जाके ये A होगा। तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना, कुछ नहीं करने का, एप्सिलॉन नॉट A कितना चार टाइम में डिवाइडेड है तो 4 बाहर, और K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4, और ये सारे का सारे पैरेलली में पैरेलल होते हैं। ये कैपेसिटर अलग होगा, ये कैपेसिटर होगा, ये अलग, यानी इसमें चार कैपेसिटर है जो पैरेलल में है। ठीक है, तो डायरेक्टली उसको ऐड करने का, और अगर यही चीज पैरेलली हो तो इनवर्सली ऐड कर देने का, उसका वैल्यू का वैल्यू फाइंड हो जाएगा आपका, पार्शियली हो या कोई सा भी केस हो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसमें। और वैसे ही मैं पैरेलल में भी आपको बताया, सॉरी सीरीज कॉम्बिनेशन में, कि अगर यहाँ पे, हाँ अब इस वाले में मैं तो ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। मान लीजिए कि दो ही डाइलेक्ट्रिक है, इधर K1 और इधर फिल किया तो K2, इसको थोड़ा सा सेपरेट करके दिखाते हैं, क्योंकि उससे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता है। कनेक्टेड हो जाएगा तो जानते क्या होगा, अगर डायरेक्टली को मैं इसके प्रेट तो क्या होगा, सेम चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा, तो कैपेसिटेंस बनेगा ही नहीं। तो ये मान लीजिए K1 K2, इसका डायरेक्ट C1 एंड C2, और मान लीजिए डिस्टेंस है आपका D2 और D2, तो करने का कुछ नहीं, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, ओके, दो बार डिस्टेंस कितना डिवाइड 2 से, तो 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D बाहर। ठीक है, और उल्टा हो जाएगा आपका 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2। ठीक है, D ऊपर चला जाएगा ना इसमें, नहीं राइट है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट दिया है, यानी K1 अपॉन K2 वैल्यू प्लेस कर दो, आंसर सॉल्व हो जाएगा। नाउ अगर डाइलेक्ट्रिक के बदले कोई
कंडक्टर फील्ड हो तो क्या होगा, यानी इफ कंडक्टर इज filled in between the plates of capacitor, तो इसमें भी दो केस, अगर completely filled है तो क्या होगा और partially filled है तो क्या होगा। तो देखिए completely filled हम लोग पहला लेते हैं partially filled with conductor, तो कैपेसिटर एज्यूम कीजिए और मान लीजिए कि यहाँ पे कंडक्टर है जिसका थिकनेस है आपका T और टोटल सेपरेशन तो ये है, ये पॉजिटिव ये निगेटिव है, एंड कंडक्टर का K क्या होता है, कंडक्टर का K का जो वैल्यू होता है सर वो आपका इनफाइनाइट होता है, कंडक्टिंग मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट होता है। अच्छा ये डाइलेक्ट्रिक होता तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना लिखता है, अभी हमने पढ़ा था C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T 1 माइनस 1 बाई K। अगर ये डाइलेक्ट्रिक होता T थिकनेस का तो इसका फॉर्मूला ये आता। अब इस केस में K का वैल्यू क्या कर दीजिए इनफाइनाइट, सो फॉर K इक्वल टू इनफाइनाइट दैट इज कंडक्टर, तो K इनफाइनाइट रखेंगे तो वैल्यू कितना आएगा C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T, यानी बाकी सारे पोर्शन हट जाएगा, सिर्फ क्या करेगा टोटल डिस्टेंस में से कंडक्टर का थिकनेस माइनस कर दीजिए, वो नीचे में आ जाएगा। किसी भी केस में हो, एक कंडक्टर हो दो कंडक्टर हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। ये पार्शियली फील्ड था तो फॉर्मूला क्या जाएगा एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T। अगर कंप्लीटली फील्ड करेंगे तो क्या होगा, completely filled with dielectric, if it is completely filled with dielectric in that condition, इसका मतलब हुआ कि आपने कैपेसिटर का एक प्लेट को डायरेक्टली दूसरे प्लेट से कनेक्ट कर दिया है। तो देखिए इस केस में क्या होगा, जो T है वो कंप्लीटली फील्ड है, तो अगर कंडक्टर का K का वैल्यू कितना होगा इनफाइनाइट एंड T का वैल्यू कितना हो जाएगा D। तो देख लीजिए अगर ये डाइलेक्ट्रिक होता तो फॉर्मूला कितना आता है एप्सिलॉन A अपॉन D माइनस T 1 माइनस 1 बाई K, अगर कंप्लीटली फील्ड डाइलेक्ट्रिक होता। अब K का वैल्यू इनफाइनाइट रख दीजिए एंड T का वैल्यू D रख दीजिए, तो C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस D प्लस D बाय इनफाइनाइट, तो D बाय इनफाइनाइट कितना हो गया 0, मल्टीप्लाई किया ना T के बदले करके मल्टीप्लाई कर दिया और D में से D गया तो कितना हुआ 0, यानी ये ओवरऑल हो गया एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 0। इसका मतलब हुआ कैपेसिटेंस कितना हो गया आपका इनफाइनाइट, यानी ये इनफाइनाइट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है। ठीक है, यानी अगर कोई कंडक्टर कैपेसिटर के प्लेट में कंप्लीटली फील्ड कर देते हैं इन दैट कंडीशन, ठीक है, अगर कंप्लीटली फील्ड है तो इन दैट कंडीशन ये एक इनफाइनाइट कैपेसिटर की तरह यूज करेगा, यानी इसका कैपेसिटेंस इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट कैपेसिटेंस का मतलब होता है कि इस कैपेसिटर पे कितना भी चार्ज दोगे कभी ये फुल होगा ही नहीं। इनफाइनाइट कैपेसिटी यानी चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी इनफाइनाइट हो गया, ठीक है, तो ये कभी भी चार्ज होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया, कंडक्टिंग मटेरियल ऐड करने का मतलब है कि पॉजिटिव प्लेट को डायरेक्टली आपने नेगेटिव प्लेट से शॉर्ट कर दिया, तो जितना भी आप चार्ज दोगे तो वो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा, निगेटिव पे। तो इस प्लेट पे कभी जो है वो चार्ज टिकेगा ही नहीं, तो हमेशा ही ये डिस्चार्ज ही कंडीशन में रहेगा। मतलब हुआ कि कभी ये चार्ज हो ही नहीं सकता, इसीलिए इसको बोलते हैं इनफाइनाइट कैपेसिटेंस। अगर या तो दोनों प्लेट्स के बीच में कोई कंडक्टर रख दीजिए तो भी इनफाइनाइट कैपेसिटेंस हो जाएगा, और दूसरा केस है कि आप एक प्लेट ऑफ कैपेसिटर को दूसरे प्लेट से डायरेक्टली कनेक्ट कर दो, इन दैट कंडीशन आल्सो द कैपेसिटेंस हो जाएगा वो आपका इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट कैपेसिटेंस का मतलब ही होता है कि आपका इनफाइनाइट कैपेसिटेंस मतलब चार्ज स्टोर करने का पावर बहुत हाई, ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इनफाइनाइट कैपेसिटेंस।
तो कंडक्टर अगर पार्शियली फील्ड हो तो फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी, एंड अगर कंप्लीटली फील करता हो तो कैपेसिटेंस इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक है, ये था आपका कि इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक एंड कंडक्टर इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। अब इसी में जो क्वेश्चंस है वो पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, देखिए किस टाइप का, जिसमें आपको पता ही चलेगा कि पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है। ओके, जैसे आपका आया, कैसा क्वेश्चन रहेगा, अक्सर आपको बुक के एमसीक्यू में देखने को मिल जाएगा। ये डिजाइन है और ये कैपेसिटर को रिप्रेजेंट करता है, बाकी कुछ नहीं दिया रहेगा। मान लीजिए यहाँ पे ए है और यहाँ पे क्या है आपका बी है। ओके, नाउ ये कैपेसिटर है, तो ये बोला कि कैपेसिटर कितने सारे हैं इसमें, और अगर हैं तो कौन सा सीरीज और कौन सा पैरेलल में कनेक्टेड है। तो मैं इसका बहुत ही शॉर्टकट, कई लोग डायरेक्ट भी करते हैं लेकिन जब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, मैं इसका एक ऐसा मेथड बताता हूँ जिसके थ्रू ये कभी गलत हो ही नहीं सकता और बहुत ही इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है तो डायरेक्ट देख के ही बता सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन अगर कंपटीशन में आया तो हो सकता है ऐसे क्वेश्चन दिया हो जो नॉर्मल से थोड़ा डिफरेंट हो, तो वहाँ रॉन्ग होने के चांसेस होते हैं। एक बार आपको आ जाएगा तो सॉल्व करने में टाइम नहीं लगेगा, खाली समझाने में ही टाइम लगेगा। ठीक है, तो ए और बी, तो इसका पहले मतलब होता है कि ये कैपेसिटर है लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव पता ही नहीं है। ए और बी जो होता है ये बैटरी के टर्मिनल को शो करता है, यानी कोई भी इसमें से एक पॉजिटिव लोगे तो दूसरा आपका निगेटिव होगा। जहां भी आपका ये पॉइंट दिया हो रहेगा, ठीक है, वो बैटरी से कनेक्टेड होता है। यानी आप ये समझ सकते हो कि आइदर बैटरी इधर से कनेक्ट कर दीजिए या फिर उल्टा कर दीजिए, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, यानी एक को पॉजिटिव लोगे तो दूसरा आपको निगेटिव लेना पड़ेगा। आप किसको पॉजिटिव लेते हैं और किसको नेगेटिव लेते हैं वो टोटली आप पे डिपेंड करता है। पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है, दैट इज टोटली बेस्ड ऑन यू, यानी आपको क्या लेना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे मान लीजिए इसको पॉजिटिव लेना है, ये कनेक्ट करने की जरूरत भी नहीं है, तो खाली समझने के लिए था। तो यानी आपको किसी एक को पॉजिटिव और किसी एक को नेगेटिव लेना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको पॉजिटिव लेता हूँ। तो पॉजिटिव ले लिया तो इसका मतलब है कि ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो जब कोई प्लेट किसी बैटरी से कनेक्टेड होता है तो प्लेट के दोनों साइड सेम ही चार्ज होता है। वैसे मुझे अपनी इधर चार्ज की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए कि अगर बैटरी से कोई प्लेट कनेक्टेड है तो वो दोनों सेम चार्ज होते हैं। ठीक है, नाउ ये पॉजिटिव हो गया। अब ये वाला, अब ये पॉजिटिव है तो obvious सी बात है कि ये वाला पोर्शन भी क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव। ओके, और बैटरी से कनेक्टेड है इसीलिए ये बाहर प्लेट्स के दोनों साइड क्या हो जाएंगे, आपको सेम चार्ज ही होगा। ऐसा नहीं होगा एक साइड पॉजिटिव है नेगेटिव, वो भी कंडीशन मैं बताऊंगा। अब ये नेगेटिव बैटरी का माना, तो यानी इसके टर्मिनल पे क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव। बेसिकली आपको यहीं तक शो करना है, ये पूरा शो करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि कैपेसिटर इधर बनेगा ना। आप चाहो तो इसको शो करो, आप चाहो तो इसको शो ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर निगेटिव है और ये बैटरी से कनेक्टेड है, दैट्स व्हाई ये पोर्शन भी क्या हो जाएगा नेगेटिव, और इधर का खैर काम ही नहीं, ये भी नेगेटिव होगा। अब देखो आपको कैपेसिटर की तरह दिख रहा होगा, ठीक है, बट इसमें कौन सीरीज है कौन पैरेलल, उसमें प्रॉब्लम आएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए ये बी है, इसका मतलब ये टर्मिनल भी कितना है बी, और ये भी क्या है बी, ये ए है और दोनों कनेक्टेड है, तो ये भी कितना आपका ए और ये भी कितना आपका ए। अब किसी भी एक साइड से स्टार्ट कीजिए, मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, ये पॉइंट कितना है ए से कहां जाना है बी में, तो ए से बी में देखिए पॉजिटिव निगेटिव, एक कैपेसिटर हुआ पॉजिटिव निगेटिव एक प्लेट कैपेसिटर का, तो ए से बी में एक कैपेसिटर कनेक्टेड है, ये पता लगता है। फिर बी से मैं ये आता हूं तो निगेटिव और पॉजिटिव, तो कैपेसिटर बना, यानी ये दो प्लेट्स के कैपेसिटर के प्लेट्स हैं, तो बी से ए के बीच में फिर से कैपेसिटर लगाना है,
तो बी से ए के बीच में, यानी फिर से कैपेसिटर लगा दिया। फिर क्या है, ए से बी में, यानी इससे 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 और इससे इससे, ए और बी में देखो तो पॉजिटिव और निगेटिव प्लेट है। कैपेसिटर कब नहीं बनेगा, जब दोनों या तो पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो। लेकिन एक प्लेट निगेटिव पॉजिटिव है, एक प्लेट है आपका निगेटिव है, तो ए से बी में एक कैपेसिटर लगाना है। तो फिर से ए से बी में एक कैपेसिटर लगा दीजिए, और सारे का कैपेसिटेंस सेम ही होता है। तो मैं सी और सी एज्यूम कर लेता हूँ, तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना निकल जाएगा, 3C। पैरेलल में डायरेक्टली ऐड हो जाता है, तो कैपेसिटेंस इज 3C। ठीक है, आप लोग देखने में पैरेलल लग रहा है कि बहुत सारे ऐसे आएंगे जो देखने में पैरेलल लग रहा है लेकिन हो गए सीरीज। तो इसको सबसे बेस्ट मेथड ये मेथड जो है कभी आपका गलत होगा ही नहीं। तो ये आपको पता भी लग गया कि कितना कैपेसिटर है और उन तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है। ठीक है, इस पे हम कुछ और भी क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, बिकॉज इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो एक ये हो गया। अब दूसरा आप ये एज्यूम कर लो कि मैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करवा दे रहा हूं ताकि आपको ये भी कैपेसिटर को रिप्रेजेंट करता है, और ये पॉइंट दे रखा है। इसका मतलब समझे, इसका मतलब हुआ कि ए और बी के बीच में बैटरी कनेक्टेड है। अब अगेन इसमें किसी एक को पॉजिटिव लेना है, दूसरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, निगेटिव। पॉजिटिव किसको लेना है, निगेटिव किसको लेना है, ये आप पे डिपेंड करता है, आप किसी को भी ले सकते हो। चलो मैं इसको पॉजिटिव ले लेता हूँ, पॉजिटिव ले लेता हूँ। तो ये टर्मिनल जो है, यानी ये अगर वायर है तो ये प्लेट किस पे कनेक्टेड है, पॉजिटिव टर्मिनल से। तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और बैटरी से कनेक्टेड है, इसीलिए ये वाला पोर्शन भी क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव। सिमिलरली ये टर्मिनल निगेटिव से कनेक्टेड है, तो इसके इस साइड कितना आ जाएगा, निगेटिव। इसके ऊपर साइड भी क्या आएगा, निगेटिव। लेकिन ऊपर से कोई कैपेसिटर बनाना ही नहीं है, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। लिखना लिखो, यहाँ लिखो। लेकिन देखिए अब इन दोनों प्लेटों की बात करो, तो ये दोनों प्लेट कैपेसिटर से कनेक्टेड नहीं है, सॉरी किसी भी बैटरी से कनेक्टेड नहीं है। तो कौन सा पॉजिटिव क्या लेगा, इसमें यूज होता है आपका इंडक्शन। तो ये प्लेट निगेटिव के पास रखा है, तो निगेटिव वाला जो साइड, यानी ये इस ऊपर वाला साइड जो है वो निगेटिव क्या करेगा, इस पे पॉजिटिव इंड्यूस कर लेगा, क्योंकि ये भी कंडक्टर है। तो थ्रू इंडक्शन इट प्रोड्यूस पॉजिटिव चार्ज, और ये किसी बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, दैट्स व्हाई अब ये इस पे जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्या करेगा, इस पे निगेटिव चार्ज इंड्यूस कर लेगा। तो ध्यान आपको ये रखना है कि जो टर्मिनल बैटरी से कनेक्टेड होता है उसके प्लेट के दोनों साइड सेम चार्ज आते हैं, क्योंकि बैटरी कभी दूसरा चार्ज आने ही नहीं देगा। पॉजिटिव प्लेट निगेटिव, पॉजिटिव टर्मिनल निगेटिव टर्मिनल नहीं बन सकता। तो जो प्लेट बैटरी से कनेक्टेड है उसको पहले ही दोनों साइड सेम ही आएगा, और जो प्लेट बैटरी से कनेक्टेड नहीं है उस पे इंडक्शन होता है, यानी जो निगेटिव साइड है वो एक टर्मिनल पे पॉजिटिव कर देगा, और जो पॉजिटिव है वो एक टर्मिनल को निगेटिव कर देगा। सिमिलरली ये भी प्लेट किसी से कनेक्टेड नहीं है, तो ये पॉजिटिव क्या करेगा, अपने हिसाब से जितना अमाउंट में पॉजिटिव है उतना आपका निगेटिव इंड्यूस कर देगा। तो ये चार्ज आ गया प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। अगेन अपने को नहीं पता कि कौन सीरीज में कौन पैरेलल में, देखने में लग रहा है कि अरे सब तो पैरेलल में, ऐसा नहीं है कुछ। ठीक है, चलिए तो नाम करते हैं, बी हो गया, ए हो गया, यानी इसका नाम बाकी, मैं इसको सी कर देता हूँ, इसको डी कर देता हूँ। अब किसी भी एक साइड से शुरू हो जाएगी, मैं यहाँ से शुरू हो जाता हूँ बी प्लेट से। तो ये भी कितना है, बी है ना, ये वाला प्लेट जो हो जाएगा वो बी, और ये प्लेट जो है आपका वो कितना हो जाएगा, ए। चलिए मैं बी से स्टार्ट करता हूँ। तो बी से सी के पीछे कैपेसिटर है कि नहीं, वो कैसे पता लगेगा, निगेटिव और पॉजिटिव अपोजिट प्लेट है, इसका मतलब कैपेसिटर है। इसको लिख दिया मैंने ये। फिर C to A, सॉरी ये क्या गया, B to C। अब C to A यानी ये पॉइंट नहीं है, तो मुझे A कोई और जगह मानना पड़ेगा, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे ये आपका A, दैट इज C to A। फिर A to D, यानी ना इधर लाना इधर लाना था, D कहीं और ही मानना है, तो मैं इसको मान लिया A to D। ठीक है, B to C, C to A, A to D। अब देखो ये तीनों के तीनों किसमें होंगे, सीरीज में होगा, यानी देख के नहीं बता सकते हैं कि ये पैरेलल में है कि सीरीज में। निगेटिव पॉजिटिव, हाँ अगर शॉर्टकट यूज करोगे तो हो सकता है, क्यों, उसमें कंसेप्ट यूज होता है सीरीज एंड पैरेलल का। सीरीज में कब कहलाता है,
जब एक का पॉजिटिव दूसरे के निगेटिव से कनेक्टेड हो, दैट इज कॉल्ड सीरीज। तो अब देखिए निगेटिव से पॉजिटिव, और इसी प्लेट पे इसका क्या है, निगेटिव कनेक्टेड है, पॉजिटिव निगेटिव से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये दोनों वाला पोर्शन किस में हो जाएगा आपका, सीरीज में हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला, ये तो बैटरी कनेक्टेड है, ये और ये तो ऑप्शन सीरीज हो जाएगा, और ये पॉइंट वाला पोर्शन क्या आपका डिफरेंट, तो ये उसके साथ में सीरीज में। सबसे अच्छा है कि आप चार्ज को रिप्रेजेंट कर लो, उसके बाद करो, तो रॉन्ग होने के चांसेस नहीं है, बाकी तो देख के भी पता लग जाता है, ठीक है। तो ये कितने हो गया, सीरीज में हो गया, यानी सी सी सी। तो ये आपका हो जाएगा जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो C/3, 1/C 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 करो तो ये C/3 आएगा। ये दूसरे टाइप का हो गया जिसमें आपका ये तीन दिखने में पैरेलल है लेकिन लगता है कि आपका सीरीज। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक थर्ड टाइप का क्वेश्चन देख लीजिए, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किसको क्या करना है। थर्ड टाइप का क्वेश्चन है कि ए, ठीक है। अगेन आप जिसको चाहो पॉजिटिव, जिसको चाहो नेगेटिव, आप बोलोगे सबको एक ही पॉजिटिव ले लेते, तो मैं सब बी को पॉजिटिव ले लेता हूँ। बी पॉजिटिव लूंगा तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो ये टर्मिनल है तो ये भी कितना आ जाएगा आपका पॉजिटिव, और बैटरी से कनेक्टेड है और इधर का यूज करना है तो ये टर्मिनल भी कितना हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि बैटरी से कनेक्टेड है तो बैटरी कोई दूसरा चार्ज आने नहीं देगा, ठीक है। और ये पॉजिटिव है तो ये पोर्शन भी कितना हो जाएगा पॉजिटिव। ये निगेटिव है तो ये वाला टर्मिनल क्या हो जाएगा आपका निगेटिव, ये भी टर्मिनल कितना हो जाएगा आपका निगेटिव, ठीक है। अब 1 2 3 कैपेसिटर देखने में लग रहा है लेकिन 2 ही कैपेसिटर बन रहे हैं, ठीक है। देखते हैं कैसे। ये पोर्शन क्या था ए, तो मैं इसको लिख दिया ए, ये बी, ये बी, ये है आपका ए। चलिए मैं यहाँ से ऊपर से स्टार्ट कर देता हूँ। ए से बी कैपेसिटर है कि नहीं है, क्यों, क्योंकि एक प्लेट निगेटिव है दूसरा प्लेट क्या पॉजिटिव है, यानी ए से बीच के बी में एक कैपेसिटर आपको लगाना है, ओके। फिर बी टू बी, तो सेम पॉइंट के नहीं हो सकता, वैसे भी ये दोनों सेम प्लेट है, सेम प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मेशन नहीं करता, यानी ये वाला कैपेसिटर फॉर्मेशन होगा ही नहीं। फिर बचा बी टू ए, तो पॉजिटिव से निगेटिव, तो बी टू ए एक कैपेसिटर आपका है, तो बी टू ए, तो बी से ए में फिर से क्या करना है आपको लगा देना है। तो इसका मतलब हुआ कि इसमें आपका 2 ही कैपेसिटर बना, और 2 कैपेसिटर कैसे फाइंड करेंगे, तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू C प्लस C, दैट इज C इक्विवेलेंट इक्वल टू 2C। तो इसमें 2 कैपेसिटर है जो दोनों के दोनों पैरेलल हैं, और ये वाला प्लेट तो कैपेसिटर आपका बना ही है, ठीक है, ठीक है। ये हो गया तीसरे टाइप का प्रॉब्लम कि देखिए प्लेट्स हैं लेकिन हो सकता है कैपेसिटर ना बने, इसीलिए ऐसा जरूरी नहीं है कि जितना प्लेट है 1 2 3 तो 3 काउंट हो, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ टाइप के क्वेश्चन, इसमें ये दिया हुआ, ठीक है। पिछले वाले में एक उल्टा पीछे था, तो ए और बी मान लीजिए ये पॉइंट है, जो टर्मिनल बाहर खींचा होगा उसका मतलब बैटरी कनेक्टेड है, इसमें से किसी को पॉजिटिव किसी को निगेटिव, तो फटाफट यहाँ देखते हैं पॉजिटिव, मैं ए को ले लिया पॉजिटिव, बी को ले लिया निगेटिव, कोई दिक्कत नहीं है। ये निगेटिव क्या करेगा, इस पे पॉजिटिव इंड्यूस कर लेगा, और ये पॉजिटिव क्या करेगा, इस पे निगेटिव इंड्यूस कर लेगा। ये प्लेट किसी बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, इसीलिए अपोजिट फेस पे हमेशा अपोजिट चार्ज होता है, यानी एक प्लेट पे निगेटिव है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा आपका निगेटिव। ऐसा जरूरी था कि यहाँ चार्ज होगा तो ही, अगर प्लेट कैपेसिटर से कनेक्टेड नहीं है तो दोनों प्लेट बैटरी से कनेक्टेड नहीं है तो दोनों प्लेट के दोनों साइड पे अपोजिट चार्ज आता है, लेकिन देखिए ये बैटरी से कनेक्टेड है तो इस पे भी क्या आ जाएगा आपका पॉजिटिव ही आएगा,
दूसरा चार्ज आ ही नहीं सकता। ये बैटरी से कनेक्टेड है तो ये पोर्शन भी क्या आ जाएगा, निगेटिव। तो इस प्लेट में दोनों चार्ज क्या है, सेम। लेकिन जो किसी बैटरी से कनेक्टेड नहीं होता है उसमें इंडक्शन प्रोसेस होता है और इंडक्शन में अपोजिट चार्ज जनरेट होता है। तो नाम रख देते हैं इसका ए, इसका नाम है आपका बी, इसका नाम नहीं लिख देते सी एंड डी। अब किसी भी एक साइड से स्टार्ट हो जाएगी, मैं यहाँ से स्टार्ट हो जाता हूँ। तो पहले एक पॉइंट लिखिए वहाँ ए टू सी, सी पॉइंट अलग है तो मैं यहाँ मान लेता हूँ सी, ओके। फिर सी टू डी, तो डी अलग है तो मैंने यहाँ पे पॉइंट मान लिया डी, ठीक है। और डी टू बी, ये पॉइंट भी अलग है, हो गया बी, 1 2 3। तो सी इक्विवेलेंट का वैल्यू अगेन सी बाय। कहने का मतलब है कि टोटली आपको चार्ज डिवीजन प्रोसेस जो है आपका अपनाना पड़ेगा। अगर चार्ज डिवीजन अच्छे से नहीं हुआ तो हो सकता है कि देख करके डायरेक्टली बता दो, बहुत सारे होते हैं, पता लग जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव सीरीज में, ठीक है। लेकिन गलत होने के चांसेज होते हैं। रिस्क क्यों ले, कंप्यूटर एग्जाम में हर एक नंबर इम्पोर्टेंट होता है और अब ध्यान से करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। अच्छा ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव खड़ा कर दीजिए, ए सी बी कर दीजिए, कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। इसी में ऐसा भी हो सकता था कि आप इन दोनों को कनेक्ट कर दो, ठीक है, मान लीजिए, लेकिन ये कनेक्ट कर दोगे तो फिर 3 पॉइंट हो जाएगा, तो ये पोर्शन नहीं होगा। तो इसमें जैसा भी अरेंजमेंट आए, ध्यान 2-3 चीज रखना है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से सॉल्व कर लीजिए एंड जो बैटरी से कनेक्टेड है उस पे दोनों अपोजिट फेस पे सेम चार्ज आता है और जो बैटरी से कनेक्टेड नहीं है उनके दोनों फेसेस पे आपका अपोजिट चार्ज इंड्यूस हो जाता है, ठीक है। इसी से रिलेटेड आपका सीरीज एंड पैरेलल, एक तो इस टाइप का क्वेश्चन हो गया, और सीरीज एंड पैरेलल के इसी में और भी टाइप का क्वेश्चन है जैसे, और ये सब मेथड्स हैं, ट्रिक्स हैं, ठीक है। बहुत सारे मेथड्स हैं, ट्रिक हैं जो जनरली बुक में अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। देखिए कैसे, जैसे मैं भी बता रहा हूँ उसका मेथ सॉल्यूशन आपके पास होगा, लेकिन बुक में सॉल्व कैसे करते हैं वो नहीं दिया रहता, मेथड नहीं मिलेगा, बुक में ढूंढ लेना, ठीक है। तो जैसे एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन है, इसको हटा ही देते हैं। मान लीजिए ए बी सी डी, ओके। इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, एक दो सबका मैंने मान लिया कैपेसिटेंस, आपको प्रॉब्लम हो तो इसको पी मान लो, लगे यहाँ कैपेसिटर है, तीनों का कैपेसिटेंस आपका सी है, ओके। इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो देखने से क्या लग रहा है, एक के बाद दूसरा एक के बाद दूसरा ऐसा है, सीरीज में लग रहा है, लेकिन एक्चुअली में तीनों का तीनों पैरेलल है, उसके पीछे रीजन है, ठीक है। ए पॉइंट बी पॉइंट से कनेक्टेड है, ठीक है। जिस दो पॉइंट के बीच में डायरेक्टली वायर्स लगे होते हैं वो दोनों का पोटेंशियल सेम होता है, या इसका मतलब हुआ ए और बी के बीच जो पोटेंशियल है वो आपका सेम है, एंड बी और डी का डायरेक्टली वायर से कनेक्टेड है, तो यानी बी और डी का पोटेंशियल सेम है, और सेम पोटेंशियल वाले को सेम पॉइंट, इसको सॉल्व करने का मेथड देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। कि ए और पी डायरेक्टली वायर से कनेक्टेड है तो दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम, एंड बी एंड डी डायरेक्टली वायर से कनेक्टेड है तो दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम, एंड सॉल्व करते टाइम में सेम पोटेंशियल को एक ही साथ दिखाते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ए और पी था तो मैं एक पॉइंट लेता हूँ और ए और पी उसको एक ही जगह दिखा देता हूँ, ए पी निपट गया, बचा बी और डी, तो यानी बी और डी के बीच, और हाँ मैं भी बता, कोई डिवाइस आ जाएगा तो बी और डी का पोटेंशियल सेम नहीं होगा, तो मान लीजिए यहाँ पे क्या आपका बी एंड डी सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट को एक साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इससे सॉल्यूशन बहुत आसान पड़ जाता है। यदि पैरेलल में सीरीज में उसको इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे देखिए, अब देखते हैं ए से बी के बीच में क्या लगा हुआ, एक कैपेसिटर, ए कहाँ पे, यहाँ पे, बी कहाँ पे, इसका मतलब है कि एक कैपेसिटर आपका यहाँ पे लगा हुआ है, ओके।
नेक्स्ट है बी टू डी, बी टू पी, तो बी कहां पे, यहां पे, पी कहां पे, इसका मतलब है बी से पी के बीच में एक कैपेसिटर लगा हुआ, एंड पी टू डी, तो पी यहां पे और डी यहां पे है, तो इसके बीच में देखिए किसमें कनेक्टेड है, तीनों के तीनों पैरेलल में, तो सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 3C, क्योंकि पैरेलल में डायरेक्टली ऐड होता C प्लस C प्लस C। ठीक है, तो आप ये मेथड यूज करोगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका, एक तो इस टाइप का हो गया, वायर्स कनेक्टेड है। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि एक कैपेसिटर यहां लगे हो और एक कैपेसिटर आपका यहां लगे हो। अब जो ए और पी का पोटेंशियल है वो सेम नहीं होगा, क्योंकि जब डिवाइस लग जाता है डिवाइस वोल्टेज ड्रॉप करता है, तो वोल्टेज ड्रॉप करेगा तो ए और पी का पोटेंशियल सेम नहीं आएगा। क्या आएगा? अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या करने का, किसी एक साइड से स्टार्ट कर लीजिए, पॉइंट मान लीजिए ए, फिर नेक्स्ट पॉइंट को आइदर ऊपर या नीचे रिप्रेजेंट करो, मेथड्स हैं। ठीक है, और ये बुक में नहीं लिखा हुआ है कि इसको ऐसे सॉल्व करना है, इसीलिए आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। ठीक है, ये बी है, और अगर आपने बी को ऊपर लिखा तो पी को क्या कर दीजिए, नीचे कर दीजिए। ओके, एंड नाउ डी है, डी को बिल्कुल स्ट्रेट, यानी लास्ट वाले को इसमें और बीच वाले दो पॉइंट को ऊपर नीचे रिप्रेजेंट कर लेने का। नाउ अब देखिए क्या है, ए टू बी के बीच में एक कैपेसिटर लगा है, लगा दीजिए। बी टू पी के बीच में भी लगा हुआ है, तो बी टू पी, ये बी पॉइंट था, कैपेसिटेंस सी। उसके बाद पी टू डी, तो पी से डी के बीच में एक कैपेसिटर। उसके अलावा ए और पी के बीच में भी एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ए और पी, तो ए कहां पे, यहां पे, पी कहां पे, इधर, एंड उसके बाद बी टू डी के बीच में भी एक कैपेसिटर लगा हुआ है। हो गया, सारे कैपेसिटर दिख गया, 1 2 3 4 5, तो ये 5 कैपेसिटर हो गया। नाउ इस कैपेसिटेंस का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं? अभी इसमें से कोई भी कैपेसिटर दो, ना सीरीज में ना पैरेलल है, यानी ऐसे को आप सॉल्व ही नहीं कर सकते, ना सीरीज और पैरेलल है ही नहीं। यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी में टॉपिक आएगा, दैट इज व्हीटस्टोन ब्रिज। 12th के फिजिक्स में चैप्टर थर्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी में आता है व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, उसका कंसेप्ट लगता है। आप जब वो टॉप चैप्टर आएगा तो एक्सप्लेन करना ही है। मैं आपको बता दूं शॉर्टकट कि क्या करते हैं। इफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ क्रॉस कैपेसिटर, यहाँ सी है यहाँ सी है, तो क्या हो जाएगा सी स्क्वायर, और यहाँ भी कैपेसिटर यहाँ भी सी है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा आपका सी स्क्वायर। अगर क्रॉस का मल्टीप्लीकेशन सेम हो जाए तो बीच वाले कैपेसिटर का कोई वैल्यू नहीं रहता, उसको डायरेक्टली हटा देने का, यानी वो लगाओ ना लगाओ सर्किट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। दिस इज कॉल्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ध्यान रखिए कैसे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, वैसे तो रेशियो भी लेते हैं कि दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, लेकिन सबसे बेस्ट ये है कि क्या, जैसे ही ऐसा सर्किट दिखे, ऐसा सर्किट ये जो दिख रहा है आपको, इसको व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। इसमें इस पॉइंट और इस पॉइंट पे ब्रिजिंग की तरह काम करता है। ठीक है, तो जब ऐसा सर्किट आए तो ध्यान रखने का कि व्हीटस्टोन ब्रिज के टाइप का हो सकता है। और बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होने के लिए, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में बीच वाले से होके कोई भी करंट या चार्ज पास नहीं होता है, इसीलिए बीच वाला कैपेसिटर हटा दो या रहने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो जाए तो बीच वाला कैपेसिटर से क्या कर देगा, हटा देने का, उसका कोई काम है ही नहीं। ठीक है, और तब इसका सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। हाँ, उसके लिए अलग से फिर कंपटीशन में डेल्टा स्टार मेथड होते हैं, दैट इज डिफरेंट। ओके, तो ये हट गया बीच वाला पोर्शन। क्योंकि अब ऐसे सॉल्व करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि बीच वाला कैपेसिटर कोई काम ही नहीं है, वो बाईपास हो जाना बोलते हैं, बाईपास हो जाना, बीच को शॉर्ट सर्किट कर देना। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये दोनों किस में है,
सीरीज में एक के बाद दूसरा लगा हुआ है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसका नेगेटिव किससे कनेक्टेड है? पॉजिटिव से। सिमिलरली पॉजिटिव नेगेटिव इसका कनेक्टेड है पॉजिटिव इसके नेगेटिव से, तो ये पे दोनों सीरीज में हो गया। तो इसका इक्विवेलेंट में करेंगे, यानी मैं लेता हूँ A और ये पॉइंट B है, B पॉइंट हट ही जाएगा, तो ये C और C सीरीज में है। तो सीरीज में क्या होता है? रेसिप्रोकल ऐड होता है, दोनों सेम है। तो आपका एक कैपेसिटर लगा दिया दोनों इसके बीच में, जो C/2 हो जाएगा। इसका सीरीज करेंगे तो C/2, इसका सीरीज करेंगे तो भी कितना आ जाएगा आपका? C/2। अब ये दोनों किस में है? पैरेलल में है, तो A to D के बीच में जो क्या पैरेलल में क्या होता है? डायरेक्टली ऐड हो जाता है। तो C/2 प्लस C/2 कितना हो जाएगा? C। यानी इस पूरे सर्किट के बदले में अगर सिर्फ एक कैपेसिटर C भी यूज करोगे तो जो ये सर्किट काम कर रहा है वही ये भी काम करेगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सर्किट्स आते हैं, विटेस्टोन बेस भी यूज होता है। ठीक है, ये प्रैक्टिस की बात है, जितना आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करोगे उतना आपको डिफरेंट टाइप का मिलेगा, बट कंसेप्ट लिमिटेड है। इसीलिए बोलते हैं कि पहले कोई भी चैप्टर आप करते हो तो पहले उसका कंसेप्ट, उसके फॉर्मूलेज, उसके शॉर्टकट मेथड्स, अटेम्प्ट करने का तरीका, ये सब आपको आने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेकेंडरी चीज होता है। आप थियरी मत पर खाली क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो कोई कंपटीशन एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकता। क्यों? जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो वही एग्जाम में आएगा, ऐसा जरूरी है? नहीं जरूरी है। ठीक है, लेकिन आप पहले थियरी कर लोगे पूरा तो क्या उससे आपका कंसेप्ट बिल्ड होगा, और उसके बाद आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका डबल फायदा होगा। कंसेप्ट क्लियर है, यानी उस बेसिस पे डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, और जो आप प्रैक्टिस करोगे उस पर भी बेस क्वेश्चन आ सकता है। इसीलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है उस चैप्टर के रिगार्डिंग एक एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और ऐसे कंसेप्ट जनरली एक पर्टिकुलर बुक में अवेलेबल नहीं होता कि चलो हमने बुक उल्टा लिया वो पढ़ लिया, लेकिन इसके मतलब ये नहीं होता है कि 10 बुक आपको पढ़ना है, एक बुक पढ़ना। जैसे मैंने किया, आपके 10 बुक 15 बुक का कलेक्शन एक साथ दे दिया, और उसके अलावा कई सारे फॉर्मूलेज हैं, ये सब मेथड्स हैं, ये पर्टिकुलर बुक में मेंशन नहीं रहता है कि ऐसे सॉल्व करो, तो वो पर्सनल एक्सपीरियंस से होता है। तो वो चीज़ें आपको देख के ही पता लगेगा। कोई 10 बुक पढ़ोगे, 10 बुक आपको अच्छा लगेगा, लेकिन सारे उसमें फॉर्मूले इंक्लूडेड ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसीलिए टीचर्स का रिक्वायरमेंट होता है। अदरवाइज सब क्या करते हैं, बुक पढ़ के कंप्लीट हो जाता है, लेकिन टीचर्स का रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो आपके बुक्स में, सारे बुक में नहीं लिखा होता। दैट इज कम फ्रॉम द पर्सनल एक्सपीरियंस। आप कितने सालों से पढ़ाते आ रहे हैं, आपने क्या किया है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, हमने अपने टाइम पे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया था, मैं जी एडवांस से क्वालिफाई किया था, उस टाइम पे खास करके मैं इस पॉइंट पे ध्यान देता था कि कंसेप्ट तो क्लियर होना चाहिए। मान लीजिए कि मेरे पास में प्रैक्टिस करने के लिए टाइम नहीं है, प्रैक्टिस करने के लिए बहुत टाइम नहीं है, क्योंकि 10 बुक उठाऊंगा तो 10 में 10,000 क्वेश्चन रहता है, तो मैं कितना करूंगा उससे। लेकिन कंसेप्ट जो होता है वो लिमिटेड होता है। कंसेप्ट अगर बहुत अच्छे से क्लियर है तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना बहुत ही ईजी, चाहे वो जेई हो, चाहे वो जेई एडवांस हो, चाहे इंडिया का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, जिस चीज़ से रिलेटेड है उसका कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा तो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते टाइम में उस कंसेप्ट का यूज करोगे। ठीक है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कंसेप्चुअल बेसिस ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। कंसेप्ट क्लियर है तो सॉल्व होगा, अदरवाइज क्वेश्चन इतना बड़ा होता है कि आप देख के ही छोड़ दोगे। क्वेश्चन बहुत जेई एडवांस के क्वेश्चन देखोगे तो आप बहुत लंबा लंबा होता है, लोग ऊपर से पढ़े तो नीचे का भूल जाए, तो वहाँ पे क्या कौन सा काम आता है, उनको नहीं पता एग्जामिनर को कि इतने लंबे लंबे क्वेश्चन कैसे पढ़ेंगे। तो वहाँ पे होता है कंसेप्ट। एक्चुअली में जो चीज़ें होती हैं पढ़ने लायक वो 1-2 लाइन में ही होता है, वही चीज़ आपको चूज करना है कि कौन सा 2 लाइन है जहाँ से पूरा का पूरा आपको आंसर पता लग जाए। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है कि आपको स्टडी करना ही पड़ेगा। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट जो चीज़ें बची है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। मतलब उसमें आपको कितने सारे आएंगे, जैसे आपका डाइलेक्ट्रिक आपने प्लेस किया एंड बैटरी डिस्कनेक्ट कर दिया तो वैल्यू सबके अलग आते हैं। ठीक है, एक ड्रॉप है जो कैपेसिटर की तरह काम करता है, उसको आप डिसॉल्व कर दोगे तो छोटे छोटे ड्रॉप्स बनेंगे, उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, उसका वोल्टेज क्या होगा, उसका पोटेंशियल क्या होगा, उसका एनर्जी क्या होगा, बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, चार्ज डेंसिटी क्या होगा, ऑल विल कम इन नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, तो बहुत सारे शॉर्टकट्स फॉर्मूलेज हैं। ठीक है, तो थ्रू आउट इस फॉर्मूलेज को रिवाइज करते रहिए। ये न सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम बल्कि जो एनसीईआरटी के जो बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, जिसमें कुछ में एमसीक्यू भी आते हैं। ठीक है, वो भी हेल्पफुल होगा। न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम में भी आंसर का भी मार्क्स मिलता है। आंसर लाने के लिए अगर मान लो कि किसी का लॉन्ग मेथड नहीं पता है, एटलीस्ट आंसर ला दो तो क्या कुछ मार्क्स
मिल जाएंगे। इसीलिए दैट्स वाई दिस लेक्चर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर जो बोर्ड की तैयारी करते हैं वो, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम को जो तैयारी करते हैं उसके लिए तो कंपलसरी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।